हेलो एवरीवन, राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपनी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले आपको सभी सब्जेक्ट की लगभग क्लासेस मिल रही हैं, जिनको आप नोट्स भी बना रहे होंगे और उसको रिवीजन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास को करेंगे। इसके पहले मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला स्टार्ट किया था। आज हम लोग वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे। वर्णमाला से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, इसके पहले मैंने आपको स्वर पढ़ा दिया था, उसे आप पढ़ लिए होंगे। उसके बाद ही आप नेक्स्ट पढ़िएगा तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बोले आपको मैं कि हम लोग स्वर तो पढ़ चुके थे इसकी क्लास में, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो व्यंजन को पढ़ेंगे। किसे व्यंजन कहते हैं ये चीज़ें। ठीक है, सिलेबस में आपको पता है कि मैं आपको बोली थी कि 5th नंबर पर जो सिलेबस है आपका क्या लिखा हुआ है, स्वर और व्यंजन, इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो याद करिए इसकी पहली क्लास में मैंने आपको स्वर के कुछ भेद पढ़ाए थे। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करोगे या पुराना वीडियो देख लिए होंगे तो आपको बताया गया था कि स्वर किसे कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे हम क्या बोलते थे, स्वर बोलते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं तो हम अलग तरीके से पढ़े थे। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी होती है स्वर की, तो 11 स्वर होते हैं। ये हमने कवर किया था क्या पिछली क्लास में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर आपने प्रकार के आधार पर पढ़ा होगा तो पिछली क्लास में ही हमने एक प्रकार पढ़ा था, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, 3 प्रकार के पढ़े थे, लघु स्वर था, मूल दीर्घ स्वर था और आपका प्लुत स्वर था, कवर किए थे। दूसरा अगर हमने यहीं पे पढ़ा था तो क्या था हमारा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद थे। अगर उत्पत्ति बोला जाए तो स्वर उत्पन्न कैसे हुए हैं इसको हमने पढ़ा था। तो आप देख लीजिएगा कि मूल स्वर पढ़े थे उसमें और संधि स्वर पढ़े थे। इसके बाद आज जो हम लोग कवर करेंगे वो तीसरा प्रकार होगा स्वर का। ये किस आधार पर होगा, तो ध्यान रखिएगा ये किस आधार पर होता है, तो जीवा के आधार पर, अर्थात जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। किस आधार पर हम बोल रहे हैं, तो जीव के प्रयोग, जीव का प्रयोग करके हम स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं उस आधार पर है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर किसके भेद बता रही हूं मैं आपको, तो स्वर के। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते, जीवा या फिर जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसे हम पढ़ते हैं। देखिए अगर ये आपकी जीव है, ठीक है, इसे हम जीव बोले तो जीव के प्रयोग के आधार पर, तो जीव का ये पहला सामने वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, अग्र। ठीक है, ये आपका जो बीच में है इसे हम क्या बोलेंगे, मध्य भाग। और ये क्या होता है आपका पश्च या फिर पीछे का भाग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अग्र। ठीक है, जीभ का आगे का भाग इसे हम क्या बोलेंगे, मध्य या फिर केंद्रीय जीभ बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, तो पश्च बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। अग्र स्वर आएगा इसमें, अग्र में मध्य और पश्च। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अग्र स्वर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका अग्र स्वर, जीभ के जब हम सामने वाले हिस्से के अग्र भाग से किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हम अग्र स्वर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले मध्य स्वर में, तो जीभ के जब मध्य वाले भाग से हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे, मध्य स्वर। वैसे ही हम पश्च स्वर की बात करें तो जीभ के पीछे वाले हिस्से से यानी पश्च वाले हिस्से से अगर हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या बोल दिया जाता है, पश्च स्वर। अभी वर्तमान में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको याद करने के लिए सबसे पहले याद करिए कि अगर मैं बोलूँगी मध्य में, तो मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है, सिर्फ अ। जिसे आप छोटा आ बड़ा आ बोलते हो तो भी ध्यान रखिएगा, मध्य स्वर में सिर्फ क्या आता है, आ, या इसे केंद्रीय स्वर भी बोल देते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, मध्य स्वर जीभ के बीच वाले हिस्से से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आ का यूज करते हैं। ठीक है, पर अगर मैं आपको बोलूँ अग्र स्वर से, आगे वाले जीभ के सामने वाले हिस्से से, तो आप देखिएगा उच्चारण करके ई, री और ए, कौन सा आता है आपका, तो ध्यान क्या रखना है आपको, ई, ठीक है, री और ए। ठीक है, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा आपका पश्च स्वर। एग्जाम में आपसे अग्र स्वर कौन सा है ऐसा पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, तो याद रखिएगा ई, री। अगर आप खुद बोलकर देखिए ई, री, ए, तो ये आपका क्या है, अग्र स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है आपका, सिर्फ अ आता है। और पश्च स्वर में क्या आता है, तो बाकी बच गए। तो आपको मैं 11 प्रकार के स्वर पढ़ाई हूँ, तो बाकी बचा हुआ क्या आएगा, तो एक तो हमारा आ आएगा, देख लीजिए। ठीक है, फिर उ,
तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आएगा ऊ। ठीक है, ए हमारा वहाँ पे हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका ओ और औ। ठीक है, तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मध्य में हम सिर्फ और सिर्फ अ को लेते हैं। ठीक है, अग्र में क्या आता है हमारा, तो ई आता है, और क्या आएगा, री आएगा, फिर ए आता है। याद रखिएगा, आप कोई भी दो याद कर लेते हो, आप अगर अग्र और मध्य को याद कर लेते हो तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक बार आप इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप इसको बोलने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कहाँ से बोला जा रहा है, आप उसको फील कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ये किस आधार पर था, तो एक मात्रा के उच्चारण के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति, और तीसरा क्या था आपका, जीभ के प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा पूछता है, उस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, पर फोर्थ प्रकार के स्वर में अगर हम बोलें कि स्वर को और किस प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं, तो होठों की स्थिति या ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर किसके भेद बताया जा रहा है, तो स्वर के। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, तो होठों की स्थिति या ओष्ठ की स्थिति या ओठों की स्थिति के आधार पर जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसी होती है, उस आधार पर भी हम स्वर को बांटते हैं। उस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं आपके, तो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका, तो जब आप बोलोगे तो आपके होठ अगर गोलाकार हो जाते हैं, वृत्त के आकार के हो जाते हैं, उसे हम वृत्तमुखी बोल देंगे। और जब आप किसी स्वर को बोलते हैं और आपके होंठ गोल ना होकर किसी अन्य आकृति के होते हैं, उसे हम अवृत्तमुखी बोलते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है आपका वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब आप समझ गए होंगे, सर्कल के आकार का हो जाए, अर्थात गोलाकार हो जाए। ठीक है, आपका होंठ गोल हो जाए। और दूसरा क्या होगा आपका, तो अवृत्तमुखी, यानी कि आपका होंठ जो है वो गोल ना होकर, ठीक है, किसी अन्य आकृति का हो जाए, उसे अगोलाकार बोलेंगे। तो किस स्वर को बोलने से हमारे होठों के जो स्थिति है वो गोलाकार होगी, तो आप देखिए उच्चारण करके उ ऊ ओ। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो उ और ओ। ठीक है, आप उच्चारण करके सकते हो, अपने सामने मिरर रख लेना, उससे भी आप देख लेना कि होठों की स्थिति गोल हो रही है या नहीं। तो उ और ओ में आपके होठ की स्थिति गोल हो जाएगी, बाकी अन्य स्वर के उच्चारण में आपके होठों की स्थिति क्या होती है, गोल ना होकर अन्य प्रकार की होगी। तो इसके बाद जो बचा है वो क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए उ ओ और यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ क्या होगा, आ होगा। ठीक है, अब यहाँ उ है तो वहाँ क्या ई आना चाहिए क्या, तो हाँ ई आएगा, ई। ठीक है, रे भी आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है, ए आएगा क्या, तो हाँ ए भी आएगा और ए भी आएगा, क्योंकि ओ तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये आप याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है, तो एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आज जो हम लोग टॉपिक में स्टार्ट करने वाले थे स्वर के बाद, तो हमारा स्वर के बाद क्या आता है, व्यंजन आता है। ठीक है, तो स्वर किसे बोलते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपने पढ़ लिया, स्वर की संख्या कितनी होती है ये आप पढ़ लिए हैं। एक चीज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, स्वर को बोला कहाँ से जाता है, इसके उच्चारण स्थान से चीजें आपको कवर होंगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा व्यंजन को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाएंगे। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, तो अ की ध्वनि छिपी होती है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको उच्चारित करिए, तो आप क्या बोलोगे, क। क्या बोलेंगे, क। उच्चारण करके देख लो तो क्या आ जाता है, ये ऐसा बोलेंगे। तो क्या बोलना चाहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से, जिन्हें आप स्वरों की सहायता से बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका व्यंजन कहलाता है। मान लीजिए यहीं पे मैं इसको बोलूं तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, की। क्या पढ़ेंगे, की। तो देख लीजिए ये क हो गया और ये ई कौन सी है, तो बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि अगर मैं ये लिखती तो ये क्या हो जाता, की होता, और ये क्या है, की है। तो आप देख लीजिए स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है क्या, तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन क्या है तो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, मुख्यतः 33 होती है। कई बार ऑप्शन में 33 नहीं रहता, तो इसमें 2 और हम ऐड करके 35 लेते हैं। कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, पर मुख्यतः कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बोले, देखिए व्यंजन के भेद या कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो याद रखिएगा, एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, नेक्स्ट होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और नेक्स्ट आपका क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 3 होते हैं। इसके बाद आपको संयुक्त व्यंजन भी लग रहा होगा, पर मुख्य रूप से 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो 4th नंबर पे कहीं कहीं आप किसी बुक्स में देखेंगे उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बोले 3 प्रकार का, तो किसे बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो नाम से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्श मतलब कहीं ना कहीं टच हो रहा होगा, तभी उसे स्पर्श बोला जा रहा है। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, दांत, मूर्धा आदि के स्पर्श से के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में किसका किसका स्पर्श हो? तो देखिए कंठ का, तालु का, ओष्ठ का, दंत का और मूर्धा का। इसके अलावा पिछली क्लास में मैं इसको एक इमेज के द्वारा आपको बताई थी कि किसे हम कंठ बोलेंगे, तालु बोलेंगे, ओष्ठ बोलेंगे, दंत बोलेंगे और मूर्धा बोलेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या देखिए तो 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। यानी क्या कहना चाहता है कि 5 ठो वर्ग हैं और प्रत्येक में 5 है, मतलब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 25 होती है, 25 होती है। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्ग हैं? तो देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं और पांचों में आपको का खा गा तो पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया गया है। देखिए का खा, गा घा अंगा, चा छा जा झ इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना और पा फा बा बा मा, ये आपके पढ़ा दिए गए थे। इन्हीं के उच्चारण में ये जो का वर्ग का पूरा है, जो आप बोलते हो क, ख, ग, घ और अंगा, ये कहाँ से आता है? आपके कंठ या फिर गले से हम बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ और गला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले च छ, आप देखिए च छ बोलते होगे तो आपकी जीभ कहाँ पे जाती है? तो दांतों के पास तुरंत, जिसको मैं आपको तालु बोली थी, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। जब आप टाठा डाढ़ा बोलते हो तो तालु से थोड़ा ऊपर में आपकी जीभ जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले ता था दा धा ना, तो आप बोले ता था तो आपके दांतों को स्पर्श करता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पा फा बा भा मा, तो ये तो एकदम सिंपल है। जब हम पा फा बा भा मा बोलते हैं तो हमारे होठों के परस्पर सहयोग होता है, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो होठ होता है। तो ये आपको याद रखना है। का वर्ग का कहाँ से? तो कंठ से। चा वर्ग का कहाँ से? तो तालु से। टा वर्ग का कहाँ पास से है? तो मूर्धा से। ठीक, और ता वर्ग का दांतों से। और अगर हम पा वर्ग का बोलेंगे तो होठों से। याद करिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर बोल देगा ठा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कि मूर्धा है। फिर वैसे आपसे पूछ देगा डा डमरू वाला, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ऐसे आपको पूछेगा ही, तो याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बोले अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि कितने प्रकार के हैं, कितनी संख्या है? तो 4 होती है। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से, शब्दों को सुनिएगा, परस्पर सटाने से, किसी एक के स्पर्श से नहीं, इसीलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं लेते। जब हम य बोलते हैं, र बोलते हैं, ल बोलते हैं और व बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि परस्पर हमारी जीभ कहीं तालु पे टच करी, कभी दांत पे टच करी है, कभी हमारे क्या होगा मूर्धा पे, पर वो सिर्फ सटा रहे हैं, मतलब टच डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से सटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या बोला गया? परस्पर सटाने से होता है, पर डायरेक्ट से किसी एक स्थान पर, सिर्फ तालु पर नहीं होगा, सिर्फ कंठ पर नहीं होगा, तो ऐसा स्पर्श नहीं होगा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाएगा। ठीक है, संख्या कितनी बोली गई है? तो 4। कौन कौन से है? तो देखिए य, र, ल और वा। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? तो अर्ध स्वर बोलते हैं। एग्जाम में जो उसके दूसरे नाम होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, तो इसे ही अंतस्थ व्यंजन को ही क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बोले तो क्या है ये आपका तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या, वे व्यंजन जिनका उच्चारण हवा के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हो, ऊष्म या वायु से होता है। मतलब जब आप खुद अपना प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जब आप स बोलते हो तो आपका अगर हाथ रखोगे तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ गर्म टाइप की ऊष्मा निकल रही है। तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा। इसकी संख्या कितनी है तो 4, और कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। इसको आप बोलते होंगे कौन सा सा है, ऐसे पढ़े होंगे, या फिर स और हा आप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसे स्पर्श बोलते हैं, किसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं और किसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो संयुक्त व्यंजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो क्या आपको याद रखना है तो संयुक्त व्यंजन, समझ में आ गया होगा कि दो व्यंजन तो होंगे ही तभी वो संयुक्त होगा। तो पढ़ते हैं परिभाषा, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित, क्या बोला जा रहा है स्वर रहित, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये स्वर रहित में मुख्य रूप से एक स्वर रहित होता है, दूसरे को अगर हमें कंप्लीट करना है तो वो पूरा पूरा होगा, पर फिर भी दो व्यंजन आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है। क्या आता है इसमें तो इसकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है। छतरी का ऐसे बोलते होंगे तो देखिए क्या लिखा है आपका, छ जो है ये किससे मिलकर बनता है तो याद रखिएगा क और स से, और कौन सा सा है तो षटकोण का सा। अगर आप इसका उच्चारण स्थान नहीं पढ़े हो तो आप अपने दिमाग में याद रखो षटकोण का सा है, वैसे ये मूर्धा से बोला जाता है। जैसे आपको मैं बोलूंगी कि आप पढ़िए क्या लिखा है ये पोषण, तो बोलेंगे पो तो आपके होठों पर आएगा पो, और सण में मतलब आपकी जीभ उल्टा होकर मूर्धा पे टच करती है। तो याद रखिएगा कि आपका जो छतरी का है ये किससे मिलकर बनता है तो क और कौन सा सा होगा आपका तो षटकोण का सा या मूर्धा सा इसे हम बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है कि ये हलंत किस पे लगा हुआ है, देखिए कैसे लिखा हुआ है तो ये क के नीचे हलंत है और स पूरा है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है पेपर में कैसे देता है, ऐसा दे सकता है आपको ऑप्शन में, और हम जल्दबाजी में टिक भी करके आ जाते हैं, दोनों ये मतलब ये अपूर्ण है और ये गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा हो जाए और यहाँ पे हलंत लगा दे। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये कैसा होगा, ये ऐसा कुछ है इसका मतलब, तो ये तो पूरा बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा तो देखिए ये क आधा और ये ऐसा, तो ये क्या लिखे हैं हम पढ़ पा रहे हैं क्या, तो ध्यान रखिएगा पहला का जो होता है उसमें हलंत होगा और बाद वाला पूरा सा आपका होता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये जरूर पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले तो उच्चारण क्या हो रहा है त्रा, तो आपको त्रा में ही समझ में आ गया होगा कि ये त और रा से मिलकर बनेगा, ठीक है। वैसे त्रा लिखा कैसे जाता है तो ऐसे ही लिखते हैं, क्या ता में रा लगा देते हैं, ये वही लिखा हुआ है। तो आप देखो ता में रा लगाए हैं तो ता तो आप बना लेंगे और ये रा है तो आप कर रा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा त्रा। नेक्स्ट अगर हम बोले ज्ञानी वाला कैसे बनाएंगे तो देखिए ये जा और इया से मिलकर बनता है। याद करने के लिए कैसे याद करोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये ऐसा कुछ मतलब ये जा टाइप का दिख रहा है क्या, और यहाँ पे अगर हम बोले इया तो ऐसा ध्यान रख लेना है इया से निकला हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ग और या देखने को मिल सकता है, वहाँ आपको लगेगा कि भैया क्या होता है ज्ञानी के लिए ग और या हो जाता है तो आप गलत कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको कि इसके लिए क्या रहता है जा और इया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले स्रा, तो स्रा में क्या होता है, स्रा बोलोगे उच्चारण में तो स और रा तो होगा ही, पर कौन सा स होगा कैसे पहचानेंगे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि स्रा आप ऐसे ही लिखते होंगे तो ये तो रा है आप समझ गए हो, पर यहाँ पे देखो कौन सा सा है, इसको हम तालु सा बोलते हैं। आप शंकर भगवान वाला बोल दोगे, कुछ और भी बोल सकते हो, शक्कर बोल दोगे, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा बना है और यहाँ भी ऐसा है, तो आप याद कर सकते हो क्या, रिलेट कर सकते हो क्या कि कौन से सा का प्रयोग होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, और आप इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसके पिछली क्लास में भी ये पढ़ाई थी, यहाँ भी आपको एक बार बता दूं जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाने से पहले कि किसे हम कंठ बोलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कंठ बोलते हैं,
ठीक है। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या है, आपके होंठ हैं, होंठों से ये दांत दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, दंत, और इसे क्या बोल देंगे, होंठ। अगर हम यहाँ से बोले तो ठीक है, तो ये होंठ हो जाएंगे, ये दंत हो जाएंगे। अब आपको जो याद रखना है, अगर ये आपकी जीभ है तो ये जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है सबसे पहले दांतों के तुरंत बगल में, उसे क्या बोला जाता है, तो तालू बोला जाता है। और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसे क्या बोल देंगे, हम मूर्धा बोल देते हैं। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको कराया है, पर इसको एक बार और देख लीजिए क्योंकि हम भूलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बोले, मैं आपको बोली हूँ उच्चारण स्थान पर, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्वर है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो उसके पहले एक बार पहले हम लोग क्या करें, स्वर को पढ़ लें क्या। तो चलिए, स्वरों का उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन अगर आप महिला सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपका किससे था, तो उच्चारण स्थान से था, मतलब शब्दों को बोलते कहाँ से हैं। तो आप उच्चारण स्थान के लिए मैंने आपको क्या बोला कि स्वर के उच्चारण स्थान के लिए एक आप ट्रिक याद करो। वो ट्रिक क्या है, तो कता ओमू। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे याद कर लो एक साथ, कता ओमू। कता ओमू मतलब क से क्या हो जाएगा, आपका कंठ होगा। क से क्या है, कंठ होगा। त से क्या चीज होगा, तो त से तालु होगा। ठीक है, त से तालु। ओ से क्या होगा, तो ओ से ओष्ठ होगा, यानी होंठ होंगे। ठीक है, मुंह से क्या चीज है आपका, तो मूर्धा होगा। ये आपको ध्यान रखना है और इस ट्रिक से आप चीजों को याद कर पाओगे। ठीक है, किसका उच्चारण स्थान आपको बोला गया, स्वर का उच्चारण स्थान। ध्यान रखिए, ट्रिक क्या होगा, तो कता ओमू। कता ओमू में क मतलब क्या, कंठ है। त से क्या है, तालु। ओ से क्या है, ओष्ठ। और म से क्या है आपका मुंह वाला, तो मूर्धा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले अ का उच्चारण स्थान, अ कहाँ से बोला जाता है आपके, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। नेक्स्ट अगर हम बोले ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ई का क्या होता है, तो तालु होता है। ठीक है, फिर ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऊ का क्या रहता है आपका, ओष्ठ रहता है या होंठ रहता है। ठीक है, फिर री। अब ये री है ना कि री है, ध्यान रखिएगा आपको क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल से हो गए, हमारे इस ट्रिक से क ले लिए, तालु ले लिए, ओष्ठ ले लिए और मूर्धा ले लिए, ये तो हमारा हो गया। पर अगर हम बोले ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कंठ प्लस तालु से आपका क्या होता है, ए, और कंठ प्लस ओष्ठ क्या होता है आपका, तो ओ का उच्चारण स्थान होता है। तो ध्यान क्या रखना है, ए का क्या हो जाएगा, तो कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु से आप किसको बोल सकते हैं, तो ए को बोलते हैं। और ओ का क्या हो जाता है, तो कंठ प्लस ओष्ठ आता है या होंठ आता है आपका क्या, तो ओ का उच्चारण स्थान होता है। एग्जाम में ए और ओ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसका उच्चारण स्थान हमने पढ़ा, स्वर का। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बोली थी कि एक बार हम व्यंजन को देख लेते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो स्वर के लिए मैंने आपको कता ओमू ट्रिक बताया। स्पर्श व्यंजन के लिए आपका, अगर मैं अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा था, क वर्ग का मतलब क ख ग घ। अंगा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं, उसका स्थान क्या होता है, कंठ होता है। मतलब क से लेकर अंगा तक पूरा क्या रहेगा आपका, कंठ होगा। च वर्ग का मतलब पूरा यहाँ तक क्या होता है उच्चारण स्थान, तो तालु होता है। फिर ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मूर्धा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोले, ट वर्ग का उच्चारण स्थान यानी ता था दादा पूरा ना तक, तो इसका क्या होता है, तो दंत होता है उच्चारण स्थान। वैसे आपसे प का पूछेगा, प से लेकर पूरा मा तक का, तो इसको हम कहाँ से बोलते हैं, तो ओठों या होठों की मदद से बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या पूछेगा, अचानक से पूछ लेगा कि ठ का उच्चारण स्थान बताओ, तो आपको याद रखना होगा मूर्धा। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होष्ठ, ये इसके उच्चारण स्थान है। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए अगर तो कौन सा स है, अगर हम स को उच्चारण करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स बोला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर हम इसके ऊपर भी लिख लें तो यहाँ पे य लिख लो, य, र, ल और व। ठीक है, याद करते हैं हम उच्चारण स्थान पे, तो ये कौन सा सा होता है, तो याद रखिएगा ये क्या है आपका, तालु सा है। मतलब तालु सा, जब आपको मैं बोलूँ शासन बोलिए तो आप कैसे बोलते होंगे, ऐसा लिखते हो आप शासन। ठीक है, तो आप सोचिए सा
सन, तो आप स कहाँ पे जाता है आपका तालू पर, और ये सन आप देखे होंगे तो दांतों से निकल जाती है आपकी आवाज, ठीक है। तो तालु सा है, ये कौन सा सा है, तो मूर्धा सा है। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप पढ़ें, क्या शब्द लिखा हुआ है, पोषण। अगर मैं आपको बोलूं पोषण, तो आप पो को क्या बोलोगे, होठों की सहायता से, ठीक है। और सण बोलोगे तो आप देखिए आपकी जीभ कहाँ पे जाती है, उसे हम मूर्धा बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले तो ये कौन सा सा है, तो ये दंत सा है, ठीक है। कौन से, जैसे आपको मैं बोलूंगी सड़क बोलिए तो आप दांतों का प्रयोग करते हो, तो ये कौन सा सा होता है, तो दंत सा होता है। अब इसको याद करना है तो ध्यान रखिएगा, तालु सा के ऊपर क्या है, यह दिख रहा है, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। तालु सा के ऊपर यह है तो यह का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तालु होगा, ठीक है। वैसे ही मूर्धा सा के ऊपर र है तो र का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तो मूर्धा होगा। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं दंत सा के ऊपर अगर आपको ल दिखाई दे रहा है तो इसका उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान भी दांत होगा, ठीक है। अगर मैं हा की बात करूं तो ह जो हम बोलते हैं वो कंठ, तो ध्यान रखिएगा ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है, इसे हम कंठ से बोलते हैं ह, ठीक है। पर आपसे सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है व का उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, दंत प्लस ओष्ठ होता है, ठीक है। दंत प्लस ओष्ठ होता है। दांतों और होठों की सहायता से हम व का उच्चारण करते हैं, व बोला जा रहा है ना कि ब, ठीक है। तो व बोला जा रहा है, व कहाँ से बोला जाता है, दंत और होष्ठ से, इसीलिए इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दंतोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सा सा, तालु सा, मूर्धा सा और दंत सा। इसके में आपको यह कहाँ से होगा, तो तालु, मूर्धा और दंत। उच्चारण स्थान को कम से कम 4 से 5 बार आप देखना तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, और पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आता ही है, ठीक है। स्वर का तो हमने पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, ठीक है। स्वर यंत्रियों में या स्वर तंत्रियों में कंपन मतलब क्या होता है, जब वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, उस आधार पर वर्णों के क्या भेद होंगे। तो ध्यान रखिए, सघोष होता है और अघोष होता है। स्वर तंत्रियों में या स्वर यंत्रियों में जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। किसको, वर्णों को। एक क्या होता है आपका सघोष होता है और दूसरा क्या होगा आपका, तो अघोष होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सघोष होता है और क्या होता है, तो अघोष होता है, ठीक है। सघोष किसे बोलते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकरा कर बाहर निकलती है और घर्षण होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। सघोष वर्ण को याद करने में कैसे आपको, तो देखिए स्वर पूरे लिखे हुए हैं और व्यंजन लिखे हुए हैं जिन्हें हम सघोष बोलते हैं, पर फिर भी आपको एग्जाम में ये भूल जाता है। आप कैसे याद करते रहेंगे कि गा होता है, घा होता है, अंगा होता है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे याद करिए, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जितने भी स्वर आपने पढ़ा है, देख लीजिए 11 स्वर, वो सभी क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का याद करिए। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब 3rd, 4th और 5th वर्ण जो होता है वो क्या आता है, आपका सघोष होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व के सभी जो आपके हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन का सिर्फ और सिर्फ ह क्या होता है, सघोष होता है, जिनको बोलने से घर्षण होगा जिसे हम सघोष वर्ण बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो ऊपर में देखिए, सभी स्वर। स्पर्श व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा, तो दिख रहा है क्या, तीसरा देखिए क वर्ग का तीसरा हो, चौथा और पांचवा। अंतस्थ व्यंजन के तो य, र, ल, व दिख रहा होगा, और ऊष्म व्यंजन का क्या है, तो सिर्फ ह। तो याद रखिएगा किसको हम सघोष बोलते हैं, तो सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का ह। याद हो गया होगा, ठीक है। एक याद हो गया, तो अघोष को हम नहीं भी याद करते तो भी एग्जाम में हमसे क्या होता है, चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बोले तो सघोष और अघोष था, ठीक है। अघोष क्या होता है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में क्या हो, कंपन नहीं होता, उसे हम क्या बोल देते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सघोष याद है तो अघोष अपने आप बनेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, देखते क्या है कि देखिए सभी स्वर है, आपके पास स्पर्श व्यंजन भी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी सघोष थी, तो हम अघोष निकाल सकते हैं क्या? तो ये सभी स्वर क्या है आपके सघोष है। ठीक है, फिर अगर हमने सघोष में पढ़ा था तो कि प्रत्येक वर्ग का क्या हो, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये भी क्या होता है तो सघोष होता है, क्योंकि अघोष में देखिए ना क और ख है, मतलब पहला दूसरा, तो वो सभी क्या हो जाएंगे सघोष। फिर सघोष में अंतस्थ व्यंजन के भी चारों आएंगे, मतलब य, र, ल और व आएगा। और ऊष्म व्यंजन का सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, ह पढ़ा था। तो जो ये येलो से लिखा हुआ है ये सभी क्या है आपके तो सघोष है। ठीक है, ये सभी सघोष है। तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, अघोष होंगे। तो देखिए अघोष में क ख लिखा है तो क ख हो जाएगा, च छा तो च छा, मतलब पहला और दूसरा आपका क्या है तो अघोष है। ठीक है, और इसके बाद ये तीनों स क्या है आपके अघोष है। तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्या, उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमें कितना समय लगता है, उस आधार पर भी आपके किसको बांटा गया है तो व्यंजन को बांटा गया है। देखिए उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, इसके पहले हमने वर्णों के भेद पढ़े थे, यहाँ पे क्या है आपका तो व्यंजन के भेद, और ये कितने होते हैं तो 2। देखा होगा आपने पेपर में निम्न में से कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, किसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए उच्चारण में लगे जो समय के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आपका अल्प प्राण, दूसरा क्या है महाप्राण। तो देखिए अल्प मतलब क्या होता है थोड़ा, और प्राण मतलब क्या होता है तो वायु। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम, ठीक है, कम समय या कम वायु की आवश्यकता होती है उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है, जिसे बोलने में आपको कम समय लगेगा उसे अल्प प्राण बोल देंगे। ठीक है, अल्प प्राण में याद क्या करें तो व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क्या क्या आता है तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है किस में, अल्प प्राण में। मतलब आपको अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दूँ, क और ख, तो आप बोलिए क बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या ख बोलने में लग रहा है। तो आपने देखा होगा कि ख जब हम बोलते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ध्यान क्या रखना है, व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण है। इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन के सभी आपके क्या होंगे अल्प प्राण होंगे। तो याद क्या करें, अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगता है, प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5, और उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व आपके क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या रहेगा तो महाप्राण, सीधी सी बात है, जिससे बोलने में ज़्यादा समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे महाप्राण। जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय हो, मतलब अधिक लगे, उसे क्या बोलेंगे हम तो महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तो आपका क्या हो सेकंड और फोर्थ, यानी कि 24 बोल सकते हो, दूसरा और चौथा हो, प्रत्येक व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, और क्या आएगा आपका ऊष्म व्यंजन। तो आपको पता है अगर मैं ये लिख रही हूँ क, ख, ग, घ और क्या रहता है आपका अंगात, इसे मैं 1 नंबर दे दूँ, इसे 2 दे दूँ, ये 4 और 5, तो किसकी बात कर रहा है 2 और 4 की, मतलब ये हो गया और ये हो गया, ये क्या होते हैं आपके तो महाप्राण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन के सभी, मतलब आपके सभी स होते हैं। इस क्रम को थोड़ा सा रखिएगा। सबसे पहले कौन सा सा होता है तो तालु सा, फिर कौन सा होता है आपका मूर्धा, उसके बाद दंत और ह। ठीक है, इस क्रम में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्रम क्या है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको हिंदी की क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी प्रकार के और नए टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।